नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल इस लिहाज से कि आज योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार संभवतः हो सकता है, और कौन कौन से लोगों को बनाया जा सकता है मंत्री, वो भी देखिए। ओपी राजभर, बीजेपी विधायक दारा सिंह चौहान और आरएलडी के खाते से भी 1 से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो आज शाम 5 बजे के करीब होने जा रहा है। और लोकसभा चुनावों से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। किस तरह से जातीय समीकरण को और मजबूत किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो साथ ही साथ चाहे पश्चिम की राजनीति हो या फिर पूर्व की राजनीति हो, उसको भी एक तरह से साधने का प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से किया जाएगा इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे होगा। कौन बनाए जा सकते हैं मंत्री, ये भी आपको लगातार बता रहे हैं। ओपी राजभर समाज की 12% आबादी है। पूर्वांचल में राजभर की 12 से 22% है आबादी, और अपने समाज में अच्छी पकड़ भी ओपी राजभर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की बात करें करीब 12% है। इस तरह से पूर्वांचल की कई सीटों पर ओपी राजभर का प्रभाव देखने को मिलता है, और ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल कर ओपी राजभर को पूर्वांचल की सियासत को और मजबूत बीजेपी कर पाएगी। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि रालोद के भी खाते से 1 से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह से पश्चिम में साधने का प्रयास होगा एक प्रकार से देखा जाए। खबर यह भी है कि बीजेपी के भी कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वर्तमान की बात करें तो 52 मंत्री इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हैं, और ऐसे में 8 स्थान अभी भी खाली हैं। इस लिहाज से देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस किस को यह बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाती है सरकार में। मंत्रिमंडल विस्तार आज संभव है। ओपी राजभर बनाए जा सकते हैं मंत्री, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है आरएलडी से प्रदीप चौधरी बन सकते हैं मंत्री। चंदन चौधरी भी इस सूची में शामिल हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। इस कैबिनेट विस्तार से जातीय समीकरण बिठाने में बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा भी मिलेगा। हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब कमजोर वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है। आप अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए आप लड़ो, समाज में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। इसके लिए हम उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं। हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे, और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना, और उनके साथ मिलजुल करके रहना। तो ओपी राजभर का यह बयान आपने सुना। ओपी राजभर के भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर। दूसरी तरफ आरएलडी विधायक अनिल कुमार से हमारे सहयोगी अनूप कुमार ने खास बातचीत की है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। क्या कुछ कहना है आरएलडी विधायक का, सुनिए। मुजफ्फरनगर से 3 बार के विधायक रहे अनिल कुमार आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।
किसका फोन आया था आपके पास और क्या जानकारी मिली? क्या कैबिनेट मंत्री बनेंगे या स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं आप? कल मेरे पास सबसे पहले मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का फोन आया था कि अनिल कहाँ हो। मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ मैं। तो कहने लगे आप लखनऊ की तरफ कूच करो, आपको जिम्मेदारी मैं देने जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था, बहुत भावुकता का पल था और मैंने अपने नेता का धन्यवाद भी किया। बड़ी मतलब जो है एक तरह से नम आंखों से, मतलब बहुत भावुकता वाला मेरे लिए पल था। मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं किस प्रकार अपने नेता का धन्यवाद करूं। मैंने धन्यवाद किया। तो मैं लखनऊ आया हूं। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फोन आया था कि 1 बजे मुझे वहां पहुंचना है। 3 बार के विधायक रहे, काफी संघर्ष किया, अब एक शीर्ष नेतृत्व पर आप बैठने जा रहे हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं और बड़ी जिम्मेदारियां भी होंगी आपके पास? ये सही बात है। मेरा जीवन संघर्ष का रहा है। मेरे कोई मतलब कोई परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। मेरे फादर सर्विस करते थे, सेल टैक्स अफसर से रिटायर्ड हुए। किसान परिवार से मैं निकल कर आया हूँ। जो भी है अपने कर्म के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर मैंने पाया है और जो जिम्मेदारी मुझे हमेशा 3 बार विधायक बन के मिली है, उस जिम्मेदारी को मैंने हमेशा ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम किया और जो जिम्मेदारी आगे भी मिलेगी उसे भी निभाने का काम करूँगा। जी, बड़ा पद होता है तो बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप दलित समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में आप शामिल हुए हैं। किस तरीके से 2024 का चुनाव है, क्या जिम्मेदारियां आप किस तरीके से निभाएंगे? 24 की तैयारियां देखो हमारी बहुत जमीनी स्तर पर चल रही है। हमारे तमाम पूरा संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को लेकर और मजबूती से काम करेंगे। हम सब लोग, हमारे नेता जो है अब एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अभी राज्यसभा में हम लोगों ने साबित भी किया है कि हमारे 9 के 9 विधायकों ने जो है एनडीए के प्रत्याशी को वोट करने का काम किया है। बहुत सारे सवाल मीडिया के माध्यम से सामने भी आ रहे थे कि वो राष्ट्रीय लोक दल के तो 3 विधायक समाजवादी के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपने नेतृत्व के साथ रहे, नेतृत्व के आदेश का पालन किया और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हमें वो जिम्मेदारी। तो रालावत कोटे से अनिल कुमार को आपने सुना। ये भी उन नेताओं में शामिल हैं, उन विधायकों में शामिल हैं जिन्हें मंत्री आज बनाया जा सकता है। अनूप कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, चाहे अनिल कुमार की बात हो या फिर ओपी राजभर की बात की जाए, नाम कई सारे चल रहे हैं जिनको आज मंत्री बनाया जा सकता है। किस तरह की तैयारियां हैं राजभवन में? और देखिए रितेश, लंबे समय के बाद आज राजभवन के आंगन में मंत्री पद की शपथ लेंगे तमाम विधायक। हालांकि लंबे समय से जो खबरें चल रही थी ओम प्रकाश राजभर को लेकर, दारा सिंह चौहान को लेकर, तमाम जो लोग विधायक थे उनको लेकर के, लेकिन अब वो वक्त नजदीक है। कुछ ही घंटे बाद राजभवन के आंगन में मंत्री पद की शपथ लेने के लिए तमाम जो विधायक है, पहला नाम अगर बात करूंगा ओम प्रकाश राजभर। चूंकि एनडीए से जब गठबंधन हुआ था तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको जिस तरीके से उनके समझौता हुआ था, पूर्व में काफी पूर्वांचल में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। लोकसभा चुनाव में करीब 20 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का दबदबा रहता है, ऐसा राजनीतिक पंडित बताते हैं। अब एनडीए के साथ गठबंधन है, मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और इस पद के बाद ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से निभाएंगे फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा नाम दारा सिंह चौहान का है। दारा सिंह चौहान दलित ओबीसी समाज से आते हैं। जब 2022 का चुनाव हुआ था उसके पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। हालांकि योगी वन की जो सरकार थी उसमें दारा सिंह चौहान वन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो समाजवादी पार्टी में विधायक तो बने, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनी, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हुए। हालांकि घोसी विधानसभा से वो आते हैं। घोसी विधानसभा पर चुनाव जीत नहीं पाए, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लखनऊ में डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो एमएलसी की सीट थी वो खाली ही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया और एमएलसी यानी विधान परिषद उनको पहुंचाया। आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उनके पास फोन पहुंच चुका है और इस वक्त दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग ही वहां 5 कालीदास यानी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और कैबिनेट मंत्री की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कराई जा रही हैं। तीसरा नाम आरएलडी से लेंगे। आरएलडी से अनिल कुमार के पास
फोन पहुंच चुका है। कल जयंत चौधरी उनको सूचना दी थी, आज मुख्यमंत्री ऑफिस से उनके पास फोन आ चुका है और इस वक्त वो सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। सुनील कुमार जो पश्चिम से आते हैं, मुजफ्फरनगर पुरकाजी जो विधानसभा है उससे एक दलित परिवार के हैं और निश्चित रूप से आरएलडी के जब 3 बार के विधायक रहे हैं, पश्चिम में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। अभी जो आरएलडी से समझौता हुआ है, जो गठबंधन हुआ है जी, जयंत चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं अनिल कुमार, उनके पास भी फोन गया है, वो भी 5 कालीदास आवास पर पहुंच चुके हैं और जो औपचारिकताएं हैं कैबिनेट मंत्री की वो पूरी की जा रही हैं। चौथा नाम भारतीय जनता पार्टी से सुनील शर्मा का आ रहा है, ये साहिबाबाद विधानसभा के विधायक हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। उनका जानकारी मिली है कि इस वक्त दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं, उनके पास भी 5 काली यानी सीएम आवास से फोन पहुंच चुका है उनके पास। उनको तुरंत लखनऊ बुलाया गया है और थोड़ी देर में वो लखनऊ पहुंचकर 5 कालीदास मार्ग पर पहुंचेंगे और अपनी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। तमाम और भी नाम चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 4 लोगों के पास जो फोन पहुंचा है, फिलहाल ये चारों लोग, ये जानकारी ये भी मिल रही है कि कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जो सहयोगी दल थे, जिनसे वादे किए थे कि उनको क्या क्या गठबंधन के समय जो वादे हुए थे उसको पूरा करने के बाद अब सीधे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, घटक दलों का सहयोग होगा। पश्चिम में यानी आप बता रहे हैं कि अभी चार नामों को लेकर एक तरह से जी अनूप, आप बता रहे हैं कि 4 नामों को लेकर एक तरह से अभी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, जिसमें ओपी राजभर शामिल हैं, जिसमें दारा सिंह चौहान शामिल हैं, जिसमें रालोद से अनिल कुमार शामिल है, तो साथ ही साथ सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जिनका नाम चल रहा है। इसके अलावा भी क्या कोई और नाम हो सकता है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, एक तरफ पूर्वांचल को साधने का प्रयास बीजेपी द्वारा, दूसरी तरफ पश्चिम में भी इससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रितेश, क्योंकि पहले बात अगर पूर्वांचल की करें, पूर्वांचल में अच्छा खासा जो माहौल है योगी आदित्यनाथ की वजह से है। पूर्वांचल में 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, एक अच्छी पकड़ मिली है, वहां मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। लेकिन 2022 में जब पश्चिम में हम लोग देखते हैं, पश्चिम के माहौल थोड़ा खराब था। उस वक्त किसान आंदोलन था, जाट आंदोलन था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अभी 2022 में उठाना भी पड़ा है। हालांकि फीडबैक किया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए और यही वजह है कि 2017 से अपेक्षा 2022 में सीटें भी कम आई हैं। उसको मजबूत करने के लिए, डैमेज कंट्रोल मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रालोद को अपने पाले में लिया और इस वक्त पश्चिम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत पकड़ करने की कोशिश की, अभी इसके पहले देखा होगा कि गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। आज कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है वो किसानों के लिए जो मुफ्त बिजली का वादा किया था 2022 में संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, वो कैबिनेट में आज प्रस्ताव पास हो चुका है। अब जो प्राइवेट नलकूप भी हैं या फिर जो जिसे सिंचाई किसान करते हैं, उनको मुफ्त बिजली मिलेगी। 2400 करोड़ का हर सालाना खर्चा आएगा सरकार का, लेकिन आज सरकार ने उसको पास करके कैबिनेट में 2022 का वादा पूरा कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की नजर है 80 लोकसभा सीटों पर। पश्चिम में थोड़ा कमजोर पड़ रही थी, किसान जो बेल्ट है वो पश्चिम में कहा जाता है, गन्ना किसान ज्यादातर आते हैं। जो किसानों की जो बड़ी उपलब्धियां थी, जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, वो पूरा करती नजर आ रही। तो निश्चित रूप से इस कैबिनेट के बाद जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो सरकार की उपलब्धियां, विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए जनता से वोट मांगने वाली है। रितेश, अनूप, एक और सवाल पूर्वांचल को लेकर, खास तौर पर अपना दल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अब इसमें सुभाषपा भी शामिल हो चुकी है। चाहे दारा सिंह चौहान की बात करें या फिर ओपी राजभर की बात करें, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को कितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करने जा रही है, चाहे दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाकर या फिर ओपी राजभर को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर गैर यादव वोट बैंक पर और कितनी पकड़ मजबूत होगी बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में?
बिल्कुल रितेश, पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया था जिसमें करीब 20 से ज्यादा सीटें थी, उस पर ओम प्रकाश राजभर का दबदबा था और ओम प्रकाश राजभर उन सीटों पर दबाव बना रहे थे और उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही थी। यही वजह हुई कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए का एक पार्ट बनाया गया, उनसे गठबंधन हुआ। दूसरी रीढ़ की हड्डी दारा सिंह चौहान चूंकि ओबीसी के वहां उधर उस क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं, हालांकि उस समाजवादी पार्टी से आने के बाद वो अपनी ही सीट पर यानी घोसी चुनाव जब हार गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरी कर रही है। लेकिन आप बहुत सही कर रहे हैं क्योंकि एक 2022 में ओबीसी के एक बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की विपक्ष के रूप में बड़ी उभर के सामने आई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो साफ है कि ओबीसी वोटर को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए। ओम प्रकाश राजभर एक ओबीसी के बड़े चेहरा हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहते हैं और आपने देखा भी होगा कि जब योगी वन सरकार थी तो ओबीसी की जातियों के लिए उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया था। तो कुल मिलाके जब ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं तो एक मजबूत पकड़ भी रखते हैं। दारा सिंह चौहान भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। पूर्वांचल की जो मजबूत पकड़ दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर और फिर थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुझे लगता पूर्वांचल की हर सीट पर पकड़ रखते हैं। जी, यानी तो अनूप यानी कहा जा सकता है कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक क्षेत्रवार साधने का प्रयास है, तो साथ ही साथ जातीय समीकरण भी सही तरीके से और मजबूत करने की कोशिश इसके जरिए दिखाई पड़ेगी। बहरहाल बड़ा सवाल यह कितने मंत्री बनाए जाएंगे और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में। आपका बहुत शुक्रिया अनूप इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा, जिन्हें फिलहाल पद से हटा दिया गया। बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है इस पूरे मामले में। राजीव कृष्णा बने हैं पुलिस भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष। राजीव कृष्णा डीजी विजिलेंस भी बने रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एक तरफ जहां इस मामले में कई गिरफ्तारियां पेपर लीक को लेकर अंजाम में लाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ शासन द्वारा यह बड़ा एक्शन पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने को लेकर किया गया। और अब राजीव कृष्णा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो डीजी विजिलेंस के साथ पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं और रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया। पेपर लीक मामले में यह बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है यूपी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। गौरतलब है कि बीते दिनों एग्जाम आयोजित किया गया था, जहां पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी एग्जाम देने उतरे, लेकिन पेपर लीक हुआ और उसके बाद सरकार ने इस पूरी भर्ती को रद्द किया। जिसके बाद एक तरफ जहां पुलिस शिकंजा कस रही है, गिरफ्तारियां कर रही है पेपर लीक मामले में, दूसरी तरफ शासन द्वारा यह बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया गया। रेणुका मिश्रा को पद से सरकार ने हटा दिया है और अब यह जिम्मेदारी दी गई है राजीव कृष्णा को, जो वर्तमान में डीजी विजिलेंस हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, यह बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है सरकार द्वारा। एक तरफ मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जो पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको हटा दिया गया है। किस तरह से इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला पेपर लीक के बाद। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं, चाहे आरओ एआरओ का पेपर हो और या फिर पुलिस भर्ती का। पुलिस भर्ती को लेकर खासकर इसलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। करीब 62,000 पदों पर ये भर्ती करनी थी। 52 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए और इसके बाद लगातार विपक्ष इसे मुद्दा बनाए हुए है। लेकिन जो डीजी थी इस भर्ती बोर्ड की एडीजी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इस पर ना तो उनकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और रेणुका मिश्रा को फिलहाल साइडलाइन कर दिया गया है।
शंड कर दिया गया है, प्रतीक्षा सूची में चली गई हैं। राजीव कृष्णा को जिम्मेदारी दी गई है और अभी वो फिलहाल भर्ती बोर्ड को देखेंगे और भर्ती बोर्ड की जो अनियमितताएं हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा भर्ती होगी और इसमें फिर से परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन फुल प्रूफ तरीके से कैसे परीक्षा हो, लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें लीकेज को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष को भी भरपूर मौका मिल रहा है और आने वाले चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर जिस तरह से अखिलेश यादव एक फार्मूला भी देते हैं कि अगर 52 लाख लोगों को मल्टीप्लाई किया जाए हर जिले से, यानी कि 80 लोकसभा से, तो करीब 2 लाख जो परिवार है वो प्रभावित हुए हैं इस परीक्षा से। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये जो एक्शन है ये तो देखने को मिला ही है, लेकिन इसमें गिरफ्तारियां भी लगातार देखने को मिलेंगी अभी। तो फिर एक और बड़ा सवाल, जिस तरह से आपने भी कहा कि 6 महीने में दोबारा से इस परीक्षाओं को आयोजित कराना है, उस लिहाज से एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रहेगी दोबारा से राजीव कृष्णा के ऊपर, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर किस तरह से आगामी दिनों में काम होता दिखाई देगा और जो अनियमितताएं, जिस तरह की शिकायतें मिली हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाएगा? देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि कई तरह के गैंग्स हैं जो पेपर लीक में शामिल रहते हैं और अलग अलग भर्ती की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें वो सक्रिय होते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से और अन्य माध्यमों से भी वो पेपर लीक में शामिल रहते हैं। ऐसे में जो सोशल मीडिया है उसको किस तरह से पाबंद किया जाए, साइबर की टीम को बढ़ाना होगा। और ये माना जा रहा है कि राजीव कृष्णा, क्योंकि विजिलेंस में भी उनके पास इंचार्ज है, तो वो काबिल अफसर हैं और डीजी विजिलेंस के पद पर अभी मौजूद हैं। तो विजिलेंस का ही काम होता है कि निगरानी रखना सही मायने में। अगर वो अपनी निगरानी को इधर भी बढ़ा देंगे तो जाहिर तौर पर पेपर की लीक की जो समस्या आए दिन आ रही है अभ्यर्थियों के सामने, इसको दूर किया जा सकेगा। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थियों की संख्या है और जिस तरह से चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती अगर ये हो जाती तो कहीं नहीं कि सरकार के पास एक उपलब्धि होती बताने के लिए चुनाव में, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हुआ तो अफसरों पर सवाल भी खड़े हुए कि सरकार। बिल्कुल, और अब इस पूरी कार्रवाई के बाद उन तमाम लाखों अभ्यर्थियों का क्या कुछ रुख रहता है, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।